नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और चीन के बीच हुए समझौते के बाद दोनों की सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई हैं। एलएसी एग्रीमेंट के बाद दोनों ही देश की तरफ से यह फैसला लिया गया है। डेमचोक और देप्सांग मैदानों से भारत और चीन के सैनिक पीछे हटने की खबर है। विवाद के दौरान सबसे ज्यादा तनाव भी इन्हीं इलाकों को लेकर था। ऐसे में यहां सेनाओं का पीछे हटना एक बड़ी डेवलपमेंट माना जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही भारत और चीन के बीच में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। उस सहमति के बाद ही ब्रिक्स समिट में 5 साल बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच में द्विपक्षीय बैठक भी देखने को मिली। ये अलग बात है कि चीन ने अपने जारी बयान में सीमा विवाद का कोई जिक्र नहीं किया। उसने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर कोई बयान नहीं दिया। हालांकि पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से रूस में मिले हैं, जिसके बाद बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है, जिसमें कहा गया है कि पीएम मोदी सबसे कमजोर पीएम साबित हुए। ट्वीट में पीएम मोदी के 2 वीडियो का एक वीडियो बनाया गया है। पहले में पीएम मोदी चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, तो दूसरा वीडियो हाल ही का है, जिसमें पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे होते हैं और कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमारी ये मुलाकात 5 साल बाद हुई है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। पन्नू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की विदेश यात्रा के बारे में खुफिया जानकारी देने वाले को इनाम देने की घोषणा की। इसके अलावा पन्नू ने सीआरपीएफ स्कूलों के बहिष्कार का भी ऐलान किया है। पन्नू ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के मुखिया हैं और सीआरपीएफ ही खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार है। नेस्ले के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन ने जो कहा है, उसके बाद से मिडिल क्लास को लेकर मोदी सरकार फिर से निशाने पर आ गई है। नेस्ले के चेयरमैन सुरेश नारायणन ने कहा कि जिन लोगों के पास पैसा है वो जबरदस्त खर्च कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास तंगी महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा है कि जो कंपनियां मिडिल क्लास को टारगेट करते हुए उचित कीमत पर चीजें ऑफर कर रही हैं, उन्हें अस्थायी रूप से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुरेश नारायण ने कहा कि ज्यादातर एफएमसीजी कंपनियों को परेशानी हो रही है क्योंकि मिडिल सेगमेंट थोड़ा तंगी में है। उन्होंने कहा कि पहले कमजोर डिमांड एक तिमाही में ही हुआ करती थी, लेकिन अब डिमांड में कमी लगातार 2-3 तिमाहियों में देखने को मिल रही है। हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि लंबी अवधि में डिमांड में सुधार देखने को मिलेगा, जिसके बाद लोगों ने मोदी सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि नेस्ले इंडिया के सीईओ साहब कह रहे हैं कि मिडिल क्लास गरीब होता जा रहा है। वो कह रहे हैं कि मोदी कितना भी गोदी मीडिया से बुद्धू बना लें, लेकिन मिडिल क्लास 5 किलोग्राम फ्री राशन की तरफ बढ़ रहा है, वो सिकुड़ता जा रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी हो गई है। मौजूदा चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं। जस्टिस खन्ना 11 नवंबर से चीफ जस्टिस बनेंगे। वो देश के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। उन्हें 13 मई 2025 को रिटायर होना है। इस तरह उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा। उनका एक परिचय ये भी है कि वो ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध जज जस्टिस हंसराज खन्ना के भतीजे हैं। भाजपा अपनी हरियाणा चुनाव रणनीति को महाराष्ट्र में दोहराने पर विचार कर रही है, जिसने 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का सामना करने के बावजूद पार्टी को कथित तौर पर जीत दिलाने में मदद की। मौजूदा मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को और लोगों के बीच स्वीकार्यता को देखते हुए भाजपा ने नायब सिंह सैनी को अपना चेहरा बनाकर हरियाणा चुनाव लड़ा था। महाराष्ट्र में बीजेपी का मानना है कि एकनाथ शिंदे को भी वैसी ही लोकप्रियता हासिल है। यही वजह है कि वो शिवसेना नेता को महायुति महागठबंधन के चेहरे के रूप में पेश कर रही है। दूसरी तरफ महायुति में 106 सीटों को लेकर आपस में युद्ध चल रहा है। भाजपा कई खास सीटों को मांग रही है और एनसीपी का अजित गुट काफी दबाव महसूस कर रहा है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी अजित गुट को ज्वाइन कर लिया है। जीशान सिद्दीकी ने अजित की मौजूदगी में एनसीपी ज्वाइन की। इस मौके पर जीशान ने कहा, ये मेरे और मेरे परिवार के लिए एक भावुक क्षण है। मैं अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में मुझ पर भरोसा दिखाया। जीशान सिद्दीकी ने कहा कि मुझे बांद्रा ईस्ट से नामांकन मिला है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोगों के प्यार और समर्थन से मैं इस बार भी बांद्रा ईस्ट से जरूर जीतूंगा। जीशान सिद्दीकी इससे पहले कांग्रेस के टिकट पर मुंबई के बांद्रा ईस्ट से विधायक बने थे। उनके दिवंगत पिता बाबा सिद्दीकी भी पहले कांग्रेस में ही थे। हालांकि वो भी इसी साल जून में एनसीपी अजित गुट में शामिल हो गए थे। 12 अक्टूबर की रात बांद्रा इलाके में ही बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड सूची में शामिल कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। जानकारी के अनुसार अनमोल बिश्नोई कनाडा और अमेरिका से अपने गैंग का साम्राज्य चला रहा है। बताया जा रहा है कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी पर 12 अक्टूबर को हुए हमले और अप्रैल में अभिनेता सलमान खान के घर पर हुए हमले की साजिश में भी वो शामिल रहा है। सूत्रों के अनुसार अनमोल के खिलाफ मुंबई पुलिस ने 14 अप्रैल को खान के निवास स्थान के बाहर हुए फायरिंग के संबंध में एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मस्जिद को गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में 7 पुलिसकर्मियों समेत 27 लोग घायल हो गए। हिंदू संगठन ने यहां एक मस्जिद को गिराने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि ये सरकारी जमीन पर बनी हुई है। हिंदू संगठन की तरफ से आयोजित जन आक्रोश रैली के समर्थन में कई बाजार भी बंद रहे। इसमें उत्तरकाशी, डुंडा, भटवाड़ी और जोशीवाड़ा शामिल है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बाराहाट इलाके में बनी मस्जिद सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण है। हालांकि जिला प्रशासन ने साफ किया कि मस्जिद पुरानी है और मुस्लिम समुदाय के लोगों की जमीन पर बनी है। प्रदर्शनकारी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन प्रशासन ने गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बैरिकेडिंग कर दी। इसको हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में तीखी नोक झड़प हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शनकारी हाईवे पर धरने पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, लेकिन जब उन्होंने बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई हो गई। जम्मू कश्मीर के बूटा पथरी सेक्टर में हुए आतंकी हमले पर राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी। मनोज सिन्हा ने कहा कि बूटा पथरी सेक्टर में हुए जघन्य आतंकी हमले पर सेना के शीर्ष अधिकारियों से बात की, आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए तत्काल और मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए। ऑपरेशन जारी है, हमारे शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सेना ने बताया कि गोलीबारी में 2 सैनिक और 2 पोर्टर घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम ने भी निंदा की। उन्होंने लिखा है कि हाल के दौरान कश्मीर में एक के बाद एक हुए ये हमले गंभीर चिंता की बात है। मैं इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। इजरायली सेना ने उत्तरी गजा के जबालिया शरणार्थी शिविर में 1 दर्जन आवासीय इमारतों को उड़ा दिया है। गजा के सिविल डिफेंस ने बड़े पैमाने पर हाथाहाथ होने की सूचना दी है। उसने इसे बड़ा नरसंहार बताया है। इजरायली टैंकों ने गजा के कमल अदवान अस्पताल पर गोलीबारी की। मशीन गन की आग ने चिकित्सा सुविधा को तहस नहस कर दिया, जिससे एक आईसीयू सुविधा पूरी तरह नष्ट कर दी गई। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।